बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे सिविलियंस के जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में करने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में 3 से 4 जो है वो दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं। कल मंडे को सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत होनी है। 2 समाअतें हो चुकी हैं। इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब समा न्यूज़ से, और इस केस को जो बड़ा डीपली जो है वो कवर कर रहे हैं। जितनी जो 2 समातें हुई हैं उनमें मुकम्मल तौर पर जो कोर्ट रूम में भी मौजूद होते रहे, तो मुख्तलिफ सवालात हम पूछेंगे। एक तो इसका आउटकम जो है वो क्या नजर आ रहा है। अब तक की जो समातें हुई, खास तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो नोट है उस पे जो है वो सुहेल रशीद साहब क्या कहते हैं। और ख़ास तौर पर बात करेंगे कि जो बेंच है, अभी 7 रुकनी बेंच है, पहले 9 रुकनी बेंच था, तो बेंच का ज़ेन किस तरफ जा रहा है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि बज़ाहिर क्या लगता है कि बेंच क्या फैसला कर सकता है, क्या बेंच मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियंस के ट्रायल रोक देगा या नहीं रोकेगा। सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके नोट से। उनका नोट आपने पढ़ा, रिपोर्ट भी किया। पहली जो प्रोसीडिंग थी इसकी केस की, तो उसमें तकरीबन 20-25 मिनट जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले भी, तो उस पे क्रक्स क्या है, आपको क्या समझ रहे हैं। मतलब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोट लिख दिया है, क्या ये मामला भी इलेक्शंस के उस मामलात की तरह किसी टेक्निकल जो इश्यूज हैं उनमें ना गुम हो जाए, एक्चुअल जो इशू है। देखें, आपने बिल्कुल ठीक ये इसकी निशानदेही किया कि जो असल इशू होता है पाकिस्तान में वो अक्सर गुम हो जाता है। डिबेट चेंजिंग थिंग्स जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा होती हैं। अब उस दिन काफी दिनों से ये चल रहा था कि शायद ये मामला जो चूंकि बड़ा अहम हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल वाला, तो काफी दिनों से ये बात तो चल रही थी कि ये केसेस शायद फिक्स होंगे। लेकिन जिस दिन फिक्स हुए तो फिर बेंच डिस्कस होना शुरू हो गया, और जब बेंच डिस्कस होना शुरू हो जाए उसके बाद सारा कुछ पीछे रह जाता है पाकिस्तान में। बेंच पहले इसलिए डिस्कस हुआ करता था कि फाइज ईसा साहब क्यों नहीं है, इस बार इसलिए डिस्कस हो रहा था कि फाइज ईसा साहब क्यों हैं, और वही लोग कर रहे थे जो पहले उनके ना होने पे करते थे। तो पर्सनली मैं अगर बताऊं तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि चूंकि इशू इतना बड़ा है तो फाइज ईसा साहब बैठेंगे, अपनी जो भी उनकी होगी वो बात जरूर बताएंगे, लेकिन उसके बाद वो इस बेंच के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ताकि बीइंग जज आज से 2 महीने बाद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये इशू ऐसे ही लाई हो सकता है आगे बढ़ चुका हो। बिल्कुल। तो बीइंग जज उनको अपना रोल, क्योंकि पहले उनका एक फैसला उनसे वो बताया जाता है कि उन्होंने एक इख्तिलाफी नोट उसमें सूरत में दिया हुआ है इस सारे मामले पर, तो बीइंग जज मुझे लगता था कि वो अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन मुझे जैसे उनको तअज्जुब हुआ था अपना नाम देख के, तो मुझे तअज्जुब हुआ कि जब उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता और मैं रिक्यूज भी नहीं कर रहा। अब उसमें उन्होंने कल जो नोट लिखा है उसमें भी उन्होंने एक कंडीशन आयद की है। अब इस कंडीशन के ऊपर मैं ज्यादा कंफ्यूज हुआ हूँ। कंडीशन ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक्ट है उसके वो चूंकि सस्पेंड किया हुआ है चीफ साहब ने, तो या तो वो हुक्म इम्तना वापस ले तो फिर मैं बैठूं। तो अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो है ना खिलाफ वर्जी में मैं बेंच में नहीं बैठ सकता। ठीक। अगर वो आप समझते हैं कि उस पर हुक्म इम्तना एग्जिस्ट करता है तो फिर तो मेरा ख्याल है आपको आपका हल्फ नहीं रोकता था। ठीक है। आप खुद ही कह रहे हैं ना कि हुक्म इम्तना या तो वापस लें या उसको डिसाइड करें। डिसाइड अभी वो नहीं हुआ किसी भी वजह से, चले चीफ जस्टिस कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने टाइम मांगा था या जो भी है, तो इसलिए हमने उसे डिसाइड नहीं किया। लेकिन चले हम ये मान लेते हैं कि डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आप हुक्म इम्तना को अगर उसकी एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर कोई बार नहीं है कि आप बेंच में बैठे हैं। बिल्कुल। या तो आप उसे मान ही ना रहे हो, तो आप दोनों बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि या तो हुक्म इम्तना वापस लिया जाए, तो हुक्म इम्तना के होते हुए मैं उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी में नहीं बैठ सकता। ये कंफ्यूजन, थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज है मेरे लिए। बहरहाल उनको शायद उनका अपना डेफिनेटली काजी फाइज ईसा साहब एक बड़े अपराइट आदमी है, लेकिन इंसान बहुत अपराइट है। ठीक है, आप किसी के जज होने के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, आप वो अलग अलग चीजें होती हैं कि वो किस तरह का जज है, लेकिन इंसान वो बजाय अपराइट है। उनका शायद जमीर गवारा ना करता वो सारी सूरत हाल में, लेकिन मुझे लगता है कि उनको एक, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उनका शायद कॉन्शियस उनको कल फिर क्वेश्चन करेगा। कल का जो पूरा नोट है आप अगर उनका पढ़े ना, तो जितना आज बड़ा इशू चल रहा है, आज से 10, 20, 25, 30 साल बाद अगर वो कभी देखेंगे कि यार एक तरफ कितना बड़ा इशू था,
एक तरफ मैं अपनी पर्सनल चीजें लेके तो साइड पे हो गया था कि मैं अपना रोल प्ले नहीं किया। लेकिन सुहेल साहब वो कहते हैं कि पर्सनल नहीं है, मतलब वो कहते हैं जी वो एक्ट जो है वो मतलब फील्ड में है, और बल्कि 2 मंथ जो उन्होंने केसेस नहीं सुन रहे उसकी भी जस्टिफाई किया उन्होंने, वो इसी वजह से मैंने ये समझा। इसी तजाद की मैं निशानदेही कर रहा हूँ। जी। फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब हुक्म इम्तना वापस लें? वो तो वो बंदा मुतालबा करे ना ठीक है। जो हुक्म इम्तना की एग्जिस्टेंस मान रहा हो। ठीक। आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन फील्ड में है जो मुझे मेरे काम से रोक रहा है। जी। इट मीन के आप हुक्म इम्तना को नहीं मान रहे, फिर आप उसको वापस लेने का मुतालबा नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, फायद ईसा साहब ने जितने नोट में चीजें लिखी हैं वो फैक्चुअली ट्रू ही होंगी, ऐसे कोई नहीं लिखता कि जी उनसे मुशावरत नहीं की जाती। वो चीफ जस्टिस साहब के पार्ट पे उनके कंडक्ट के ऊपर जरूर एक क्वेश्चन है और रहेगा कि उन्होंने क्यों उनको मुशावरत से बाहर रखा हमेशा, और क्यों फुल कोर्ट मीटिंग कभी भी नहीं हुई। ये सारी चीजें उनके क्वेश्चन जो उन्होंने उठाए हैं वो ठीक हैं, लेकिन क्या काजी फायद ईसा साहब कल को इसको इस केस के साथ लिंक कर पाएंगे कि जी उनका इस केस से क्या ताल्लुक था? मेरा ख्याल है बाज़ दफ़ा हम सब इंसान हैं, हमें ये होता है कि हम भी डेली ना अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां किसी न किसी कैपेसिटी में निभा रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हमें लग रहा होता है कि नहीं यार मेरे साथ आज बड़ी ज्यादती हुई है, तो मुझे तो, लेकिन ये तो नहीं होता कि आप अपना काम छोड़ देंगे ना, आप अपना काम तो करते हैं। तो उनको मेरा ख्याल करना चाहिए था ये कल को वो करें भी। उन्होंने कहा कि मैं दस्तबरदार नहीं हुआ इस केस से, लेकिन ये कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 2 मंथ वो केसेस नहीं सुन रहे। वो कहते हैं मैं उसूल पे खड़ा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस जो है वो उनका पेंडेंसी बढ़ गई है। और एक एक केस जो है आम जो लोगों का लगता है वो पता नहीं कितनी दूर से आते हैं, उम्मीदें लगा के आते हैं, और कई कई साल केसेस के फैसले नहीं होते। तो मेरा ये ख्याल है कि काजी साहब का एक एक दिन सीनियर प्यूनी जज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बेसहारा हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं होती, तो वो उनकी बहुत उम्मीदें होती हैं इस निज़ाम इंसाफ से। तो मेरा ये ख्याल है कि जब एक चीज एग्जिस्ट कर रही है अब उसमें ये है कि फिर आप घर चले जाएं, या फिर मतलब दूसरी ठीक बात है आपका उसूल ठीक है, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी जैसे तारिक जो है वो उन्होंने खुद ही कहा कि वो कुछ केसेस सुन रहे हैं। 184(3) का भी मुझे पता चला 184(3) का उन्होंने सुना है जी, मैं कोर्ट रूम में था, उन्होंने सुना है जमात इस्लामी का जो दरखास्त है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि 436 पाकिस्तानियों की जायदाद का भी वो करें, उसमें उन्होंने सुना है, उसमें उन्होंने 8-9 क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं जिसका उन्होंने जवाब मांगा हुआ है। तो उसमें वो बेंच में बैठे हैं। अब देखें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो भी इक्वली अपराइट है जस्टिस काजी फायज ईसा के, बिल्कुल या उनकी एक पोजीशन बड़ी वाज़ेह रही है, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि कंप्रोमाइज थे। वो कल अगर इस बेंच में बैठे हुए हैं जी डेफिनेटली इन लोगों ने भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से कहा होगा कि इस वक्त आप अपनी अच्छा एक और बात को पीछे छोड़ें। एक और बात सुहेल साहब मुझे जो लगी है कि उनकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है इस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी, इसीलिए उन्होंने हेयरिंग के शुरू में ये कहा कि मुझ पर अगर किसी को एतराज है तो अभी बता दें। अभी से मुराद ये कि ये ना हो कि कल प्रोसीडिंग आगे बढ़े और आप एतराज लेके आ जाएंगे। अच्छा फिर एक बड़ी मजे की बात है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस काजी फायज साहब के उठने के बाद भी बेंच के ऊपर एतराज नहीं किया। अटॉर्नी जनरल से कैटेगोरिकली पूछा गया कि आपको बेंच पे एतराज है, उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट को कोर्ट रूम के अंदर तक कोई एतराज नहीं है कि 184(3) के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के को स्टे हुए होने के बावजूद ये केस सुना जा सकता है मिलिट्री कोर्ट्स वाला। कोर्ट रूम के अंदर उनका यही मौकफ है। बिल्कुल अगर से कोर्ट रूम के बाहर रहता, तारड़ साहब कल की न्याय में बाहर निकल के टिकर पड़ रहा था, उन्होंने टाक की कि जी ये बेंच कैसे तो वो बेंच कैसे। वजीर दाखिला साहब पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि जी ये बेंच यूं क्यों कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो रहा है। कोर्ट रूम के अंदर पोजीशन अलग है विफाकी गवर्नमेंट की, इनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल ही पेश होते हैं और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इस प्रोसीडिंग से ऊपर एतराज नहीं है, वो उसमें पेश हो रहे हैं, वो उसमें असिस्ट कर रहे हैं। तो जिनका कानून वो खुद मान रहे हैं कि इम्तना में है ना, क्यों कि अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद सुप्रीम कोर्ट से वक्त लिया था कि हम इसको बजट का भी टाइम है जो इल्तवा में है ना, काजी फायज साहब ने उठाया है जो पॉइंट, क्योंकि वो इस बेंच में नहीं है तो उनको उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि अभी बजट भी चल रहा है तो हम इस केस पे नजरसानी कर रहे हैं, इस कानून पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे खुद ही नजरसानी कर रहे हैं और हम इस बार सुप्रीम कोर्ट से भी मुशावरत करेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद ये इल्तवा में गया हुआ है जी। अच्छा सुहेल साहब, इसमें एक और मैं चीज मुस्लिम लीग नून के हवाले से ऐड करूंगा कि तारण हैं, वजीर दाखिला हैं और जो वज़रा हैं उनकी मैं बात सुन,
2016 के हवाले से ये बताया जाता है कि जब पीका जो आ रहा था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो बढ़ चढ़ के उस पर हिस्सा ले रही थी। जिस तरह आज है ना, वो आज कह रहे हैं कि लटका दें, मतलब मुख्तसरन ये है कि आप इनको लटका दें। मतलब लोग फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं कि ठीक है, जिन्होंने गलत काम किया फेयर ट्रायल के जरिए उनको सजाएं दें, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि मिलिट्री कोर्ट में करें मुकदमात और आप कर दें। अच्छा, 2016 में जब पीका आ रहा था तो उस वक्त जब ये चीज़ें लेजिस्लेशन हो रही थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि ये कल मिसयूज होगा। तो वो जब चली गई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत आ गई, तो उसमें वो मिसयूज होना शुरू हो गया। फिर यही मुस्लिम लीग नून जो है वो पटिशनें लेकर कभी एक कोर्ट में तो कभी दूसरी में कभी तीसरी में, और इनके जो लोग हैं वो पीका के तहत ही, वो पीका सेक्शन 20 के तहत उठाए जाते थे और उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती थी। और उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के लोग सरकर्दा थे, उस वक्त से इमरान पीटीआई के दौर में 2020-21 इस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो 16 वाला एक्ट था उसमें शर्मिंदगी का इजहार करते थे। तो आज 2023 वाला जो एक्ट है ये ना हो 2025 में मुस्लिम लीग नून या कोई ये जमातें डेफिनेटली शर्मिंदगी का इजहार कर रही है। ये होगा भी। हम अभी इस कमरे में बैठे हुए, जून का महीना है, मैं वहां सामने हीटर ऑन कर दूं आपको तंग करने के लिए, बिल्कुल, और रहना मैंने भी इसी कमरे में है, बिल्कुल, तो हीट मुझ तक भी पहुंचेगी, बिल्कुल। तो ये सब तक पहुंचती भी है लेकिन नहीं समझ आती। तो फिर वो अपनी बारी आने पे कहते हैं कि चलो जी आप दो, हम थोड़ा सा इनका बाजू मरोड़ लें, तो वो बाजू मरोड़े जा रहे हैं। डेफिनेटली जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनका एक अपना सिस्टम आईनी तौर पे स्ट्रक्चर मौजूद है, सोहेल रशीद साहब, ठीक है, उसमें मौजूद है। उसमें एक लाइन ड्रा करने के लिए पिटीशंस आई हुई है ना, सोहेल साहब, उसमें मौजूद पे जानी चाहिए कि इसमें नहीं ग्राउंड्स के ऊपर बात हो रही है टोटल। दूसरी जो हमारी वीडियो है नेक्स्ट, हम उस पर डिटेल में हम बात करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की अभी हेयरिंग जो है उनमें क्या हुआ है और आइंदा जो है वो क्या होने जा रहा है। आप अभी नेक्स्ट पार्ट भी हमारा देखिएगा। बहुत शुक्रिया।